स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया के बारे में, यानी कि रशिया में सोशलिज्म किस तरीके से प्रोपोगेट हुआ। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers, and organized strikes. 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सभी को इलीगल माना जाता था। एंड इसी बीच क्या हुआ कि सोशलिस्ट ने कार्ल मार्क्स के आइडिया पे एक पार्टी बनाई जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और इस पार्टी की फाउंडेशन जो है वो हुई 1898 में, यानी कि 1914 से पहले। दैट मीन्स के द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एक इलीगल पार्टी थी, ठीक है, एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इसको इलीगल मानती थी तो अपने जो वर्क है उनको ऑपरेट करने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स जो है वो सब सेटअप करने स्टार्ट किए। Some Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. So peasants, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. अब रशिया के कुछ सोशलिस्ट थे जिनको ऐसा लगता था कि क्योंकि रशिया के पीजेंट्स अपनी लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड कर दिया करते थे एक दूसरे के साथ, तो उन्हें लगता था कि सोशलिज्म जो है वो रशिया के पीजेंट्स में एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स वाली जो पार्टी है उसको ऐसा लगता था कि पीजेंट्स नॉट वर्कर, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको हमें अपनी पार्टी में कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ पीजेंट्स को ही हमारा मेन फोर्स बनाएंगे तो ये जो रेवोल्यूशन है ये बहुत जल्दी हमारी कंट्री और अदर कंट्रीज तक भी फैल पाएगा। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900s. इसके बाद क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कंट्री साइड में। अब आप लोगों को पता ही होगा कि कंट्री साइड जो है वहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट थे एंड जो सिटीज़ हैं उनमें वर्कर्स ज़्यादा थे। तो अब जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिटीज़ छोड़ के कंट्री साइड में जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे एंड इसी बीच उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई 1900 में। अगर हम बात करते हैं 1898 की, तो उस टाइम पे एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद एक और पार्टी बनी जिसका नाम था द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये बनी है 1900 में। This party struggled for peasants' right and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. Some Democrats disagree with socialist revolutionaries about peasants. अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पार्टी बनी तो ऐसे में इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया कि जो नोबल्स हैं वो अपनी लैंड को पीजेंट्स के नाम पे ट्रांसफर कर दे। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस चीज से डिसएग्री करने लगे, ठीक है। डेमोक्रेट्स वाली पार्टी कौन सी है, जो 1898 में बनी है। सोशलिस्ट वाली पार्टी कौन सी है, जो कि 1900 में बनी है। तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन आने लगी, ठीक है। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर not one united group. Some were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. अब लेनिन जो है वो यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आते हैं इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में। अब लेनिन जो है वो कौन है, वो बोल्शेविक ग्रुप के हेड है, ठीक है। अब ये बोल्शेविक ग्रुप क्या है ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो लेनिन है वो एक लीडर है
अब जो लेनिन है वो ये मानते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, मतलब जिस तरीके से सोशलिस्ट सोच रहे हैं कि पीजेंट्स जो है अगर हम उनको अपने साथ रखेंगे तो हमें रेवोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो लेनिन को ऐसा नहीं लगता था। लेनिन कहते थे कि पीजेंट्स भी जो है वो यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि पीजेंट्स में कुछ पुअर है, कुछ रिच है, कुछ कैपिटलिस्ट है और कुछ लेबरर्स है। तो उनको लगता था कि सोशलिस्ट मूवमेंट जो है उसमें ये सारे के सारे वर्कर्स मिलकर इकट्ठा काम नहीं कर पाएंगे। The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Others, Mensheviks, thought that the party should be open to all, as in Germany. अब इसके बाद क्या हुआ कि लेनिन जब इस पिक्चर में आए तो अब जो सोशलिस्ट लोग हैं वो दो पार्टीज में डिवाइड हो गए। एक का नाम था बोल्शेविक, एक का नाम था मेंशेविक। बोल्शेविक्स में और मेंशेविक में फर्क ये था कि लेनिन ये मानते थे कि सारिस्ट रशिया जो है, यानी कि वो रशिया जो कि सार के कंट्रोल में है, ऐसे रशिया को हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, ऐसे रशिया में जो पार्टी है वो इस तरीके की होनी चाहिए जो कि डिसिप्लिन्ड हो, यानी कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि बोल्शेविक की पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो डिसिप्लिन्ड हो, उनमें जो नंबर है वो कंट्रोल्ड हो, एंड जो मेंबर्स हैं वो क्वालिटी वाले हों। यानी कि अगर 100 लोग हमने इस पार्टी में लिए हैं तो 100 के 100 लोग जो हैं वो डिसिप्लिन होने चाहिए, उनमें एक कंट्रोल द नंबर होना चाहिए, यानी कि हम 100 से ज्यादा लोग नहीं लेंगे, एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर होना चाहिए, यानी कि ये जितने भी 100 लोग हैं इनमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जो अदर लोग थे, जो मेंशेविक थे, वो क्या सोचते थे? थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। वो सोचते थे ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है कि हमें अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको डिसिप्लिन करना पड़े, उनके जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल करके रखने पड़े, या फिर उनके मेंबर्स की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी पड़े। मेंशेविक समझते थे कि मेन जो हमारा एजेंडा है वो है एंड ऑफ मोनार्की। तो वो चाहे एक बंदा लेके आए, चाहे 100 बंदे लेके आए, चाहे 10,000 बंदे लेके आए, चाहे टीचर्स लेके आए, चाहे लॉयर्स लेके आए, चाहे डॉक्टर्स लेके आए, डजंट मैटर। ठीक है, सारे के सारे लोग इकट्ठे मिलके सिर्फ एक ही बात कहें कि हमें मोनार्की से एंड चाहिए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया है 2.4 टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। अब यहां पे हमें दिया है टर्बुलेंट टाइम। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल में रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन के लिए टर्बुलेंस हो रही थी यहाँ पे, यानी कि अंदर ही अंदर एक वेव जो है वो पैदा हो रही थी कि अब तो रेवोल्यूशन करना है। बट ऐसा क्यों हुआ? Russia was an autocracy like other European rulers. Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. रशिया में ऑटोक्रेसी चल रही थी। ऑटोक्रेसी का मतलब कि वहां पे राजा जो है वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है। अनलाइक अदर यूरोपियंस इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि जो अदर यूरोपियन रूलर्स थे वो अपनी पार्टी के लिए अकाउंटेबल थे, वो अपनी पार्टी के लिए वो अपने पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल थे, वो अपने पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल थे। ठीक है, अकाउंटेबल थे। लेकिन सार जो है वो अभी तक भी 20th सेंचुरी आते आते भी वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं था, और इसी वजह से 1905 की जो टर्बुलेंस है वो हुई, और इस टर्बुलेंस की वजह से रेवोल्यूशन हुआ। अब इसे भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो सार ने अपने आप को अनअकाउंटेबल रखने के लिए क्या क्या किया वो हम अब पढ़ेंगे। लिबरल्स इन रशिया campaign to end this state of affairs together with the social democrats and socialist revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by the nationalists in Poland, for instance, and in Muslim dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies.
अब लिबरल्स जो हैं रशिया के, उन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें ऐसी पार्लियामेंट नहीं चाहिए जहां पे रूलर की अकाउंटेबिलिटी ना हो। अब ऐसे में क्या हुआ कि डेमोक्रेट्स एंड रेवोल्यूशनरीज इकट्ठे मिल गए। इकट्ठे जब मिले, सोशलिस्ट के पास थे पीसेंट्स, डेमोक्रेट्स के पास थे वर्कर्स, दोनों ने मिल के डिमांड की कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको चाहिए 1905 में। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को या इन पार्टीज को और भी ज्यादा सपोर्ट मिल गया एम्पायर के अंदर से ही, यानी कि जो लोग नेशनलिस्ट थे और जो लोग सार एम्पायर के अंडर थे, उन्होंने इन्हें हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। एंड साथ ही साथ जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, उन्होंने भी इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मुस्लिम्स चाहते थे कि उनकी सोसाइटी मॉडर्नाइज हो। तो इस वजह से इनको अब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. The membership of Workers' Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. अब इसके बाद क्या हुआ, 1904 का जो टाइम है वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एसेंशियल गुड्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन जो रियल वेजेस थे वो 20% से डिक्लाइन कर रहे थे। अब ऐसे में क्या हो रहा था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही थी, एंड बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो करने की वजह से मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि ये वही एसोसिएशंस हैं जो कि वर्कर के अनएम्प्लॉयड होने पे उसको वर्क दिलाने में हेल्प करते हैं। देन इसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़ जो कि अच्छी नहीं थी वर्कर्स के लिए, वो ये कि 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी कि रशियन वर्कर्स की पार्लियामेंट में जो असेंबली बैठती है उसके 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट में बैठे हुए रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया, और इस वजह से और उनको डिसमिस भी कर दिया गया। कहां से? पुतिलोव आयरन वर्क से उनको बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल एक्शन की कॉल हो गई, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए तैयार हो गए। क्या किया इस एक्शन में? ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours and an increase in wages and improvement in working conditions. अब जैसे ही ये 4 लोग असेंबली के डिसमिस किए गए, तो साथ ही साथ 110,000 वर्कर्स जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो हमारा वर्किंग डे है, जो कि पहले 10 to 12 आवर्स का होता था, अब उसको घटा के 8 आवर्स किया जाए, एंड जो हमारे वेजेस हैं उनमें भी इंक्रीज किया जाए, और जो हमारी वर्किंग कंडीशंस है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and 300 were wounded. The incident, known as Bloody Sunday, started a series of events that became known as 1905 Revolution. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो वर्कर्स हैं वो प्रोसीड कर रहे थे विंटर पैलेस की तरफ, एंड ये जो वर्कर्स की फोर्स है इनको लीड कर रहे थे फादर गेपॉन। ठीक है, अब फादर गेपॉन, फादर से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये चर्च में एक फादर थे। तो इस भीड़ पे, जो कि वर्कर्स की भीड़ थी, इस भीड़ पे अटैक हुआ, पुलिस ने अटैक किया, एंड साथ ही साथ क्या हुआ कि जो 100 वर्कर्स हैं वो उस दिन किल किए गए एंड 300 वुंडेड हो गए। इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लडी संडे, और इस ब्लडी संडे
को हम मानते हैं कि ये एक ऐसा इवेंट था जिससे आगे आने वाले इवेंट्स की एक सीरीज लग गई, एंड इन्हीं सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम बोलते हैं 1905 रेवोल्यूशन। यानी कि 1905 में जितने भी रेवोल्यूशंस हुए उन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग डे था, इट वाज ब्लडी संडे। Strikes took place all over the country, and universities closed down when students' bodies stacked walkout, complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers, and other middle-class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ये स्ट्राइक है ये पूरी की पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा होने लगी। यूनिवर्सिटीज़ से जो स्टूडेंट्स है वो बाहर निकलने लगे और स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगे कि जब हमारी सोसाइटी में सिविल लिबर्टीज़ ही नहीं है तो हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अब लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स जो हैं उन्होंने यूनियंस की भी यूनियन बनानी स्टार्ट कर दी। यानी कि जो स्टेट लेवल की यूनियंस होती थी तो वो कहते थे कि उनको भी ऑपरेट करने के लिए एक बड़ी यूनियन होनी चाहिए जो कि इन सबको देखे, एंड साथ ही साथ हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनानी है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये वो असेंबली होती है, यानी कि ये उन लोगों का ग्रुप होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है और इस चीज़ का डिमांड ये करने लगे। अब इस डिमांड के बाद क्या हुआ कि सार जो है उसको टेंशन हो गई कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सार जो है वो अकाउंटेबल हो जाएगा पार्लियामेंट के लिए। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को भटकाने के लिए एक नया काम शुरू किया। क्या था वो? During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. तो अब इसके बाद सार ने भटकाने के लिए क्या किया इन लोगों को? 1905 में सार ने कहा कि ठीक है, आप लोग एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना सकते हो, जिसको कि ड्यूमा का नाम भी दिया। अब ये जो ड्यूमा है ये क्या है? ये इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है, यानी कि वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते थे उनको एक ऑफर किया गया कि आप लोग पार्लियामेंट में एज अ कंसल्टेटिव, यानी कि एज अ कंसल्टेंट हमारे पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं और हम वहां पे आपकी बातें सुना करेंगे। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade union and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. अब इसके बाद हुआ क्या था कि अगर हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद, मतलब जैसे ही 1905 का जो रेवोल्यूशन है वो लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हुआ करते थे, बहुत सारी फैक्ट्री की कमेटीज होती थी। लेकिन 1905 के बाद, यानी कि ये जो रेवोल्यूशन है ये जैसे ही शांत हुआ, जैसे ही लोगों को लगा कि उनको अब उनके राइट्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ सार ने क्या किया कि इन सारी कमेटीज एंड इन सारी यूनियंस को अनऑफिशियल डिक्लेयर करते हुए इलीगल बता दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब स्वेयर रिस्ट्रिक्शंस लगे तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो भी बढ़ गई। The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. सार ने क्या किया, जो फर्स्ट ड्यूमा थी उसको 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया, एंड जो सेकंड ड्यूमा थी उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर बंद कर दिया गया। He did not want any questioning to his of his authority or any reduction in his power. वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग उससे क्वेश्चन पूछे, वो किसी के लिए आंसरेबल हो या फिर उसकी जो पावर है उसमें किसी भी तरीके की रिडक्शन आए। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. उसने क्या किया, वोटिंग के जो लॉज हैं वो चेंज कर दिए, एंड थर्ड ड्यूमा जो बनी वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की बनी। कंजर्वेटिव्स आप लोगों को याद होंगे, ये वो लोग थे जो कि कहते थे कि चेंज नहीं आना चाहिए, या फिर अगर सोसाइटी में चेंज आना भी चाहिए तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होना चाहिए, एंड जो प्रिविलेजेस हैं वो
हायर क्लास से विड्रॉ नहीं करने चाहिए। तो सार ने क्या किया कि वो लोग जो कि सार के सपोर्ट में होते थे उनको थर्ड ड्यूमा में पैक कर दिया। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और जो लिबरल्स हैं एंड रेवोल्यूशनरीज हैं उनको इस ड्यूमा से बाहर ही रखा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, यानी कि जो सार है अल्टीमेटली किन किन सिचुएशंस में आके उसकी जो गवर्नमेंट नहीं, उसकी जो मोनार्की है उसका एंड हुआ। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।